हंगस मोबाइल गेम्स की लत बढ़ रही है। एक बच्चा मोबाइल फोन पर सांप और सीढ़ी का खेल उत्सुकता से खेल रहा है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 10 लाख लोग जुआ खेलने की लत के शिकार हैं। एक बच्चा मोबाइल फोन पर सांप और सीढ़ी का खेल उत्सुकता से खेल रहा है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 10 लाख लोग जुआ खेलने की लत के शिकार हैं। मोबाइल फोन पर गेमिंग ऐप्स का भारत में नवीनतम क्रेज प्रतीत होता है, लेकिन दूसरी तरफ नशेड़ी की बढ़ती संख्या, खुद को कर्ज में डूबा हुआ और अपने परिवारों को प्रदान करने के लिए पैसे के बिना आत्महत्या से मौत का प्रयास किया है। मैंने एक भयानक गलती की। मैंने अपना सारा पैसा खो दिया है, हमारे माली महेश ने कहा। उसका चेहरा निराशा की तस्वीर है। महेश पैसे के साथ मोबाइल गेम खेल रहा था और अब उस पर भारी कर्ज चढ़ गया था। गेमिंग क्षेत्र में संख्या आश्चर्यजनक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और अर्न्स्ट एंड यंग ईवाई द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में लेनदेन आधारित खेलों से राजस्व 8,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस तरह की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी की अनुमानित कीमत 61,000 करोड़ रुपए है। उस संदर्भ में यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के मार्केट कैप से बड़ा है, जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बनाती है। इसके अलावा पारंपरिक व्यवसायों की तुलना में गेमिंग कंपनियों की इनपुट लागत और खर्च कम है, इसलिए बजट मुख्य रूप से विज्ञापन पर खर्च किया जाता है, जो कि हम इन दिनों बहुत कुछ देख रहे हैं। हालांकि ये संख्याएं सर्वविदित है। एक मीट्रिक जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वह है खेलों से जुड़े दुर्भावनापूर्ण व्यवहार वाले लोगों की बढ़ती संख्या। हमारे रूढ़िवादी अनुमान बताते हैं कि इस तरह के खेलों के उपयोग से कम 10 लाख लोग अवसाद, चिंता विकार, आत्महत्या के विचार और आत्महत्या के प्रयासों सहित एक व्यसनी विकार के एक या अधिक लक्षण पेश कर सकते हैं। ये अनुमान खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ने के लिए बाध्य हैं। महेश के लिए शुरुआती निराशा गुस्से में बदल गई है। इन धोखेबाजों ने मेरा पैसा लिया, सरकार को उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, वे कहते हैं। पृष्ठभूमि में ये ऐप्स क्या करते हैं, यह अज्ञात है और यह पता लगाना मुश्किल है कि वे कितने निष्पक्ष हैं। ऐसे व्यवसाय जिनमें ग्राहक जोखिम शामिल है, चाहे वह स्वास्थ्य या वित्तीय हो, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, तंबाकू या शेयर बाजार, भारी विनियमित होते हैं। फिलहाल भारत में वित्तीय जोखिम वाले खेलों की निगरानी के लिए नियामक निकाय नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल ने हाल ही में ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून जारी किए हैं। हालांकि गेमिंग उद्योग ने इन कानूनों को तेजी से चुनौती दी और अदालतों ने उन्हें असंवैधानिक करार दिया। अदालतों का एक महत्वपूर्ण अवलोकन यह था कि कौशल के ऑनलाइन खेल पर प्रतिबंध लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 के खिलाफ है। कौशल के खेल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षित है। इस प्रकार इस मामले का मूल कौशल के खेल की व्याख्या और निर्धारण में निहित है। यह सब सहज रूप से पर्याप्त रूप से शुरू हुआ। जब महामारी शुरू हुई, लोगों को खेलों के बारे में हजारों टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुए, जिसमें विजेताओं के लिए बहुत सारे पैसे का वादा किया गया था। एक संदेश में कहा गया है, 2,000 रुपए का स्वागत बोनस प्राप्त करें, लूडो खेलें और नकद जीतें, मुफ्त में पंजीकरण करें। यूट्यूब प्रभावितों ने इन संदेशों को बढ़ावा दिया और इस बारे में डींग मारी कि वे कितना पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने खेलों के माध्यम से गारंटीकृत दैनिक आय बढ़ाने के लिए टिप्स और ट्रिक्स भी साझा किए। महेश जैसे लोग इस तरह के हथकंडों के आसान शिकार थे। जैसे जैसे छंटनी बढ़ी और वेतन में कटौती बहुत आम हो गई, बहुत से लोगों ने अनिश्चित भविष्य में शुरुआत की।
कुछ न करने के कारण उन्होंने घर पर अपने स्मार्टफोन पर अधिक समय बिताना शुरू कर दिया और जल्द ही वे कुछ पैसे कमाने के अवसर के रूप में गेमिंग ऐप्स को आजमाने के लिए मोहित हो गए। कई लोगों ने गेमिंग ऐप डाउनलोड करना शुरू कर दिया जो हर जीत के लिए इनाम के तौर पर पैसे देने का वादा करता था। महेश ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं बस कुछ गेम खेलूंगा, अपनी किस्मत आजमाऊंगा, जब तक कि बोनस खत्म नहीं हो जाता। यह आमतौर पर इसी तरह से शुरू होता है। लोग मानते हैं कि वे नियंत्रण में हैं, कि वे थोड़ी देर के लिए खेलेंगे और बिना किसी नुकसान के निकल जाएंगे। दुर्भाग्य से ऐसा कम ही होता है। अधिकांश ऐप्स के लिए आपको बोनस प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जिससे आपका वॉलेट ऐप से जुड़ जाता है। इसके बाद कंपनियां कई तरह की तकनीकों का उपयोग करती है। उपयोगकर्ताओं को ऐप में अधिक पैसा डालने के लिए लुभाने के लिए ऑफर और छूट की सूचनाओं के साथ बमबारी करती है। अलर्ट उपयोगकर्ता सिस्टम में जाल को महसूस करने के लिए तत्पर है और बहुत अधिक पैसा खोने से पहले बाहर निकल जाते हैं। बदकिस्मत लोग जितना उन्होंने शुरू किया उससे ज्यादा पैसा खो देते हैं। उनमें से सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अपने पैसे के साथ साथ अपनी जान गंवाते हैं, जैसा कि देश में गेमिंग ऋण से संबंधित आत्महत्याओं के एक समूह से स्पष्ट हो गया है। कैशग्रिल प्राइवेट लिमिटेड, लूडो सुप्रीम ऐप के डेवलपर्स के खिलाफ केशव मुले द्वारा दायर एक याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट को यह निर्धारित करना है कि क्या लूडो कौशल या मौका का खेल है। कोर्ट अगर इसे हुनर का खेल मानता है तो पैसों से लूडो खेलना कानूनी होगा, यदि नहीं तो इसे पैसे से खेलना जुआ माना जाएगा और इसलिए भारत के अधिकांश राज्यों में अवैध है। शोधकर्ताओं के बीच खेलों में कौशल के घटक को मापने के तरीके पर विविध विचार है। एक सामान्य अनुभवजन्य परीक्षण लोगों के एक समूह को एक दूसरे के साथ लगातार खेलने देना है और प्रत्येक खेल के बाद खिलाड़ियों को परिणाम के आधार पर रेट करना है। अगर कुछ लोग लगातार दूसरों को हराने में सक्षम होते हैं, तो खेल में कौशल का एक तत्व होता है जो लगातार विजेताओं के पास होता है। ऐसे मामले में निम्नरेटेड खिलाड़ी की उच्चरेटेड खिलाड़ी को हराने की गणितीय संभावना अन्य कारकों के प्रभाव को निर्धारित करती है, जिनमें से एक यादृच्छिकता है। इस तरह के परीक्षणों के माध्यम से कोई भी दो प्रकार के खेलों, कौशल या मौका, के बीच की सीमाएं खींच सकता है, लेकिन वे व्यक्तिपरक हैं। परीक्षण के परिणाम संभावनाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। वितरण मॉडल और उपयोग की गई विधि के आधार पर भिन्न हो सकते हैं और खेलों को मौका आधारित या कौशलाधारित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो भी सीमा चुनी जाती है। इस तरह के तकनीकी निष्कर्ष सुविधाजनक हैं, लेकिन वे यह नहीं समझाते हैं कि खिलाड़ी खुद को खेलों में क्यों डुबोते हैं, वास्तविकता की भावना खो देते हैं और उन्हें बार-बार खेलने की इच्छा रखते हैं। सैकड़ों साल पहले बुद्ध ने अपने असाधारण ज्ञान में ऐसे कई खेल सूचीबद्ध किए जिन्हें वह नहीं खेलेंगे क्योंकि उनका मानना था कि वे लापरवाही का कारण बने। उनमें से पासा खेल थे। यहाँ अंतर्दृष्टि गहन है। यह पासा से जुड़े खेलों से जुड़ी चिंता को संक्षेप में पकड़ लेता है। बुद्ध ने अपने आप में खेलों का वर्णन या विश्लेषण नहीं किया, बल्कि उन्होंने खिलाड़ियों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा। इसलिए ऐसे समय में जब अदालतें खेलों के बारे में पेचीदा सवालों पर बातचीत कर रही हैं, कौशल बनाम मौका की पारंपरिक श्रेणियों से परे जाना समझदारी हो सकती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे यहाँ संबोधित किया जाना चाहिए, लूडो में अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक व्यक्ति को क्या प्रेरित करता है? महेश कहते हैं, मैंने कुछ गेम जीते और सोचा कि यह पैसा कमाने का एक आसान तरीका होगा। खेलों में कल्पना को प्रभावित करने का एक असामान्य तरीका है। एक खिलाड़ी एक दांव वाले खेल में तभी प्रवेश करता है जब उसे लगता है कि उसके पास पूल मनी जीतने का अच्छा मौका है। वह खुद को बुद्धिमान मानता है
जो कम प्रयासों के बदले में बड़े पुरस्कार जीतने में सक्षम है। यह वास्तविकता की एक विषम धारणा है। एक बिना दाव वाले लूडो खेल में चलने के लिए एक खूंटी चुनना ही खेल को जीतने के लिए आवश्यक एकमात्र प्रयास है। हालांकि एक दाव वाले खेल में खिलाड़ी न केवल खेल को जीतने की दिशा में काम करते हैं, बल्कि दाव पर लगे पैसे को कमाने के लिए भी कड़ी मेहनत करते हैं। प्रत्याशा का अनुभवात्मक पहलू एक बड़े इनाम का भ्रम पैदा करता है। केवल खेल खेलने के प्रयासों के लिए लेखांकन करते हुए पैसे कमाने के लिए किए गए प्रयासों को छूट देता है। जैसा कि महेश कहते हैं, मैंने पैसे खोना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि मैं बेहतर रणनीति बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लूडो में कौशल घटक नहीं है। खिलाड़ी सोचते हैं और खेल जीतने के लिए चुनाव करते हैं। हालांकि ये विकल्प भाग्य पर आधारित है। यदि पासा एक अवांछित संख्या प्रस्तुत करता है, तो कोई अच्छा विकल्प नहीं बना सकता है। स्वायत्तता की भावना तब पैदा होती है जब खिलाड़ियों को खेल के नियमों के अनुसार चाल चलने के लिए कहा जाता है। उनका मानना है कि वे खेल में कौशल लागू कर रहे हैं और उनकी पसंद के परिणाम है। लेकिन खेल के भीतर वे यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि उनकी स्वायत्तता पासा द्वारा नियंत्रित होती है। यदि वे खराब प्रदर्शन करते हैं, तो वे खुद को और अपने इन गेम विकल्पों को दोष देते हैं, न कि पासा। महेश जितना अधिक खेला, उतने ही अधिक धन का नुकसान हुआ। वह कहता है, मुझे खेलने के लिए पैसे उधार लेने पड़े। मुझे लगा कि मैं इसे वापस जीत सकता हूं और मुझे लगा कि पासा मेरा पक्ष लेगा। यादृच्छिकता का खिलाड़ी के दिमाग पर एक रहस्यमय लेकिन व्यसनी प्रभाव पड़ता है। अपना सारा पैसा खोने के बाद भी महेश ने सोचा कि वह इसे वापस जीत सकता है। हर नए यादृच्छिक उदाहरण पर खिलाड़ी को लगता है कि भाग्य उसका साथ देगा और यह प्रत्याशा उसे खेलते रहने के लिए प्रेरित करती है। यादृच्छिकता के तत्व ऐसे खिलाड़ी बनाते हैं जो प्रत्याशा की स्थिति में होते हैं, और इसलिए यह जांचना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन गेम में यादृच्छिकता कैसे उत्पन्न होती है। ऑनलाइन पासा आधारित खेलों जैसे लूडो में पासा रोल खिलाड़ियों को प्रत्याशा महसूस कराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऑफलाइन लूडो खेलते समय खिलाड़ियों के बीच यह विश्वास बना रहता है कि पासा सही है। ऑनलाइन लूडो के खिलाड़ियों के पास यह सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है कि ऐसा है या अन्य खिलाड़ी मानव है या नहीं। ऐसे ज्ञात उदाहरण हैं जहां लोग उच्च शक्ति वाले बॉट खेलते हैं, यह सोचते हुए कि वे मानव खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसलिए खेल में यादृच्छिकता का प्रभुत्व चाहे जो भी हो, खिलाड़ी कल्पना करते हैं कि उनके प्रयास ही खेल को प्रभावित कर रहे हैं और यह कि वे नियंत्रण में हैं। खूंटी के रंग को चुनने का असंगत कार्य या अलग-अलग तरीकों से पासे को लुढ़कते हुए देखने का नाटक स्वायत्तता की इस झूठी भावना को जोड़ता है और नियंत्रण का भ्रम पैदा करता है। महेश कहते हैं, मेरी सारी बचत चली गई थी। मैंने कितना पैसा लगाया था, इसका मैंने पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा। यह अमूर्तता का पहलू है। एक अन्य अनुभवात्मक पहलू जो खिलाड़ी की धारणा को विकृत करता है। मान ले कि एक खिलाड़ी 20,000 रुपए प्रति माह कमाता है, जिसमें से वह 5,000 रुपए बचाता है और 4,000 रुपए दांव लगाता है। गणितीय रूप से मजदूरी की राशि उसकी आय का 20% और उसकी बचत का 80% है। एक ऑनलाइन गेम में इस खिलाड़ी का दाव आनुपातिक होता है और यहाँ तक कि अन्य खिलाड़ियों के दाव की तुलना में उचित भी लगता है। दांव लगाते और खेलते समय खिलाड़ी पैसे को बचत के रूप में सोचना बंद कर देते हैं और वास्तविक खर्चों को भूल जाते हैं। वे अपनी बचत और आय के संबंध में दांव के अनुपात की कल्पना करने में असमर्थ हैं। मजदूरी की राशि स्क्रीन पर एक आकृति के रूप में दिखाई देती है। इन आंकड़ों के प्रभाव, जिन्हें अक्सर बूट राशि के रूप में प्रदर्शित या लेबल नहीं किया जाता है, भ्रामक है।
वे बचत की विशालता को दांव पर लगाते हैं। आभासी संसाधनों या खेल घटकों के लिए बचत का अमूर्त नुकसान और उन नुकसानों के प्रभावों को छिपाने की अनुमति देता है। आशा के प्रभाव में और नियंत्रण के भ्रम के माध्यम से महेश जैसे खिलाड़ी नुकसान की हिंसा से अंधे हैं। सबसे पहले एक खिलाड़ी को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसके प्रयास खेल के परिणाम को बदल सकते हैं। यह एक दृढ़ और क्रूर भ्रम है क्योंकि विकल्प पासा पर निर्भर है। दूसरा, उन्हें लगता है कि बड़े फॉन्ट आकारों में दिखाए जाने वाले पुरस्कारों की तुलना में खेल में उनके प्रयास नगण्य हैं। असली पैसे वाले मोबाइल गेम्स द्वारा निर्मित अनुभव, उनके व्यवहार संबंधी प्रभाव और उनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी निर्धारण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग हाउस दो प्रमुख तरीकों से विशिष्ट व्यवहार प्रभावों के लिए अनुभव और गेम बनाते हैं: खेल के डिजाइन के माध्यम से और उनके पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से। एक व्यवस्थित स्तर पर विज्ञापन जो लोगों को आकर्षित करते हैं और उन्हें खिलाड़ियों में परिवर्तित करते हैं, वे चारों ओर घूमते हैं। कैशबैक और पुरस्कार की पेशकश की जाती है। मशहूर हस्तियां ऐप्स का समर्थन करती हैं और प्रचार के लिए असत्यापित प्रशंसा पत्र का उपयोग किया जाता है। और खेल के भीतर जैसे पासा रोल कैसे प्रोग्राम किया जाता है, अनुत्तरित रहते हैं। नहीं, ऐसे प्रश्न न्यायालयों में उठाए जाते हैं। एक गेमिंग हाउस को पैसे के लिए खेले जाने वाले खेलों की पेशकश करने से पहले अपनी निष्पक्ष प्रणालीगत प्रथाओं के लिए स्वतंत्र रूप से जांच करने की आवश्यकता होती है और इसे दिशानिर्देशों के तहत नियमित और विनियमित करने की आवश्यकता होती है। महेश का दुखद नुकसान प्रोटोटाइप है। यह अब उन सड़कों पर सताता है जहां हम रहते हैं। जिन खेलों में पैसा शामिल होता है, वे हमारे समाज की रोजमर्रा की वास्तविकताओं में मजबूती से शामिल होते हैं। शायद यह कल्पना में एक गहरे बदलाव को दर्शाता है। एक ऐसा समाज जो अब यह नहीं मानता है कि कड़ी मेहनत करने या कौशल विकसित करने से बेहतर जीवन हो सकता है। इसके बजाय यह यादृच्छिकता में छुटकारे की तलाश करता है। खेल से जुड़े कानूनी और नियामक सवालों से परे देखने की जरूरत है। खेल एक सामाजिक घटना है और यदि हम उनके द्वारा प्रस्तुत नैतिक प्रश्नों को संबोधित करने की आशा करते हैं, तो सामाजिक प्रतिक्रियाओं की मांग करते हैं। इन सवालों के मूल्यांकन के लिए नए ढांचे की आवश्यकता होती है। ऐसे ढांचे जो कानून और विधायिका की तकनीकी से परे होते हैं और इसके बजाय व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभावों की जांच करते हैं जो गेमिंग का कारण बनते हैं। अंत में उसे लगता है कि वह जो राशि जीतता है वह निरपेक्ष है और अनुपात और उन अनुपातों के प्रभावों को भूल जाता है। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके भीतर मौका के एक घटक के साथ एक दांव वाला खेल संचालित होता है। इसलिए यह निर्धारित करना कि क्या कोई खेल कौशल प्रमुख है या मौका प्रमुख है, पैसे से जुड़े खेलों को विनियमित करने का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए।